हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये प्रवक्ता के लिए पढ़ाई जा रही है हिंदी। साथ ही साथ अभी एएसओ का भी एक एग्ज़ाम है, उसमें भी आपके काम आ सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अनुचर, अनुभव एवं अनुकरण में उपसर्ग होगा। तो देखिए, उपसर्ग मतलब होता है जो किसी जो आगे से लगता है और शब्द को बदल देता है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको एक शब्द दिया है अनुभव, जैसे एक शब्द है, तो अनु आपके आगे से लग गया है जिसकी वजह से ये शब्द बन गया है। ठीक है। और जैसे अनुकरण है, करण के आगे से लगा है। अनुचर है, ठीक है। अनुप्रयोग है, प्रयोग के आगे से अनु लग गया। तो इस तरीके से जो आगे से लग जाए और फिर उसका कुछ नया मीनिंग निकल के आए। और प्रत्यय की अगर बात करें तो वो शब्द के पीछे से जुड़ता है। ठीक है। तो इसमें आपका जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? अनु जो है आपका, वो क्या है? उपसर्ग इसके अंदर है। ठीक है। इसी तरीके से अनुप्रयोग भी हो सकता था आपका एक शब्द। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आई प्रत्यय से शब्द बनेगा। भलाई, पढ़ाई, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भलाई में भी भला धन आई और पढ़ाई में भी पढ़ा धन आई हो जाएगा। तो दोनों ही ये क्या है? सही है। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा समास से है। डैश में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत देते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसा होता है जिसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिलाएंगे तो किसी तीसरी चीज की ओर इंगित करना शुरू कर देते हैं। इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको एक शब्द दिया है दशानन, तो दशानन का मतलब है जिसके 10 सिर वाला, जो कि अर्थात रावण। तो किसी एक तीसरे मतलब रावण की तरफ क्या कर रहा है, ये संबोधित आपको कर रहा है। ठीक है। इस तरीके के शब्द में क्या होगा आपका? तब बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो यथाशक्ति, देखिए ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति मतलब यथा जो है आगे से वो क्या लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है। तो ऐसे ऐसा समास के ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी जिनमें क्या लगता है आगे से, आप कह सकते हैं उपसर्ग लगा होता है, उसे अवयवी भाव समास के नाम से जानते हैं। ठीक है। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसके आगे से संख्या हो, जैसे चौमासा, पंचवटी। ठीक है। और पंचवटी में आपको द्विगु के साथ साथ अगर कई कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अगर आपको द्विगु भी दिया होगा, बहुव्रीहि भी दिया होगा, कर्मधारय भी दिया होगा, तो आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा उनमें। तो किसी एक शब्द में दो समास हो सकते हैं, बिल्कुल। तो प्रायोरिटी आपको देनी पड़ती है उस वक्त जो शब्द किसी तीसरे चीज की ओर लेके जाते हैं या जनरली भगवान की तरफ इंगित करते हैं, वो उसमें आपका क्या होता है, आपका बहुव्रीहि समास उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। और जिसमें संख्या होगी उसमें जनरली द्विगु समास आपका देखने को मिलता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास मतलब होता है जैसे ऑक्सीमोरॉन टाइप का, इंग्लिश में अगर बात करें तो मतलब दो शब्द क्या है, दोनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे काला गोरा एक ही शब्द हो गया, दिन रात। ठीक है। इस तरीके के शब्द जो होंगे, पाप पुण्य, ठीक है, माता पिता, जेंडर बेसिस पे अलग अलग हो गए। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे इनमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और साथ ही साथ तत्पुरुष समास तो आप लोगों को पता ही होगा। तत्पुरुष समास जो होता है काफ़ी तरीके का होता है, इसमें नए भी आप देखते हैं, अलग अलग तरीके का तत्पुरुष हम देखते हैं। ठीक है। वो कारक के बेस पे भी कुछ कुछ तत्पुरुष हमें देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और बात करते हैं, खाली कर्मधारी अगर बच गया हमारे पास, एक कर्मधारी जो है इसमें विशेष और आपको जनरली कुछ विशेषता बताता हुआ चीज़ आपको दिख जाएगा। नील गाय या इस तरीके से कुछ ना, नीला, नीली गाय आगे से अगर आप देखें तो आपके पास एक विशेषण या विशेष्य आप कह सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। कमेंट सेक्शन बताइएगा विशेषण या विशेष्य, अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डैश वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम में प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन है ना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, देखिए सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताएगा और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताएगा वो विशेषण हो गया। ठीक है। क्रिया तो आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले के रूप को कहते हैं प्रत्यय, विशेषण, क्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों को अब तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने अभी भी इसके बारे में बात करी। विशेषण इसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा के नाम पे तो पर्टिकुलरली नाम यूज़ होगा, रोहन, मोहन या आगरा, किसी भी जगह का नाम वगैरह हो सकता है। अगर मैं सर्वनाम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, रोहन ना कह के हम क्या कहेंगे, उसने, वह, यह। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, रणभूमि, आशीर्वाद, उपरोक्त सभी। देखिए ये शब्द इसलिए लिए गए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगर आप अलग अलग पेपर्स उठा के देखेंगे तो बहुत सारे पेपर में आशीर्वाद अक्सर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आशीर्वाद लिखे हुए अलग अलग, और ये छांटने के लिए दिया रहता है, ठीक है। तो अनुग्रहित, रणभूमि और आशीर्वाद, देखिए सभी इसमें क्या लिखे गए हैं, सही लिखे गए हैं। अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाता है, आशीर्वाद भी ऐसे ही लिखा जाता है, और रणभूमि भी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस एक प्रश्न को लेने का मकसद ये था कि अनुग्रहित और आशीर्वाद जो है, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, ये आपको क्लैरिटी आ जाए इसमें कि इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लघु धन उत्तर इज इक्वल टू लघुत्तर, इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जितनी भी संधियां यहाँ पर को दी गई है, देखिए संधि बेसिकली 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर संधि में भी अगर हम बात करें तो स्वर संधि में वृद्धि संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संधि को क्या करते हैं, स्वर संधि को बेसिकली बांटते हैं। अब आपसे पूछा है लघुत्तर में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि का अगर मैं आपको जनरली एक बेसिकली ट्रिक बताऊं तो ऊपर से 2 मात्राएं अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि तो ये नहीं है, ठीक है। गुण संधि जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, इनमें कौन सी संधि है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्या गुण संधि ही है, ठीक है। तो गुण संधि भी इसमें नहीं दिख रही है। दीर्घ संधि के बारे में अगर बात करूं मैं तो लघुत्तर, देखिए ऊ धन ऊ, तो बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि इसका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विसर्ग संधि का उदाहरण चुनिए। निष्फल, चिन्मय, उमेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा, निधन, निधन इस तरीके से फल में टूटता है, तो निष्फल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये बीच में विसर्ग में टूट जाएगा अगर ऐसे टूटेगा तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से विदेशी या आगत शब्द का क्या करना है, चयन करना है। बारूद, खाट, लोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपको कौन सा प्रश्न लग रहा है जो कि विदेशी है। तो देखिए बारूद जो है ये है आगत शब्द या विदेशी शब्द, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। तो वनराज, मृगराज, नवचर या फिर केसरी। तो क्या इनमें से नहीं है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मृगराज तो हो सकता है नहीं हो, देखिए नवचर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा सहायक, ज्येष्ठ, निष्ठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंफ्यूज मत हो जाइए, कनिष्ठ सहायक बहुत सारे जनों ने सुना है, ठीक है। तो देखिए कनिष्ठ का अपोजिट होता है या विलोम होता है ज्येष्ठ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ज्यों त्यों करके शब्द है, क्या है, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अक्सर क्रिया विशेषण के क्वेश्चन भी पेपरों में आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओज, प्रसाद और माधुर्य है शब्द गुण, शब्द शक्ति, अवयव या शब्दार्थ विपरीतार्थ। तो इसका राइट आंसर है शब्द गुण। ओज, प्रसाद और माधुर्य क्या है, शब्द गुण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अमर बेल बनना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे और लोकोक्ति जो है पेपर के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें अंतर, जनरली मुहावरे जो होते हैं ना, एक छोटे होंगे, थोड़ा सा एक ट्रिक से आप इसे समझ सकते हैं, थोड़े छोटे होंगे संक्षिप्त रूपों का, जबकि लोकोक्ति थोड़ी लंबी सी रहती है, ठीक है। लेकिन हर किसी में भी ऐसा नहीं होता है, कुछ तो आपको पढ़ के ही समझ आएंगी। तो अमरबेल बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, दुर्बल हो जाना, दृढ़ता पूर्वक संलग्न होना, बात पर ध्यान ना देना या इच्छा पूरी होना, ठीक है। तो अमरबेल बनना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक संलग्न होना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? शंका का समाधान, कार्य की पूर्ति, भवन की रचना या ग्रंथ का निर्माण। तो इनमें से कौन सी संज्ञा जो है वो क्रियापद के साथ शुद्ध रूप में क्या है, लगी हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य पूर्ण भी करो कहते हैं। ठीक है, अब ग्रंथ का निर्माण तो नहीं होता है ना। ठीक है, भवन की रचना सुना है आपने कभी? शंका का समाधान क्या है यहाँ पे? शुद्ध है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विलोम शब्द यहाँ पर कोई है, क्रिया का विलोम शब्द है प्रक्रिया, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया या कर्म क्रिया। तो न्यूटन का अगर आपने नियम सुने हैं तो उसमें भी कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के। तो क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्रतिक्रिया में कौन सा उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चाय में कुछ नहीं है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? संज्ञा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विशेषण या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम होता है इसके भी भेद होते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, अब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का मतलब है, निश्चय मतलब जिसमें फिक्सेशन हो, जिसका हमें पर्टिकुलरली पता हो कि हाँ यही है, एक दो, ये सब निश्चयवाचक हो गए। अच्छा, अनिश्चयवाचक क्या होता है? जैसे कुछ हो गया, तो कितना कुछ है ना, हमें तो नहीं पता, तो इस तरीके के शब्द। तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेटली नहीं पता है कि कुछ का मतलब क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अनुस्वार और विसर्ग है, अंतस्थ, स्वर, आयोगवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो होता है ये आयोगवाह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था, रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर को इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर बीमार के बारे में बात कर रहा है जो अस्पताल में मिला था। ठीक है, इसलिए विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, आगत ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, तो औ, ख, जौ, फ या श, त्र, ज्ञ या फिर ण और ण। ठीक है, तो इनमें से आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आगत ध्वनियाँ जो हैं इस प्रश्न में वो है ख, जौ और फ, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं जीके के अंतर्गत भी आ जाएगा और प्लस हिंदी में तो है ही ये। महादेवी की गद्य रचना है दीपशिखा, पद के साथी, यामा या फिर रश्मि। ठीक है, तो महादेवी वर्मा आपने सुनी भी होंगी, काफ़ी फेमस है। तो पद के साथी जो है इनकी गद्य रचना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर के पर्यायवाची शब्द में अशुद्ध शब्द चुनिए। वपु, वसु, काया या फिर गात। ठीक है, तो शरीर के पर्यायवाची में अशुद्ध शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो वसु इसका एक राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, वपु, काया और गात। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ध्वन्यात्मक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खिसियाना, बी चिंघाड़ना, सी भिनभिनाना या फिर डी रंभाना। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक नहीं है, कौन सा शब्द है? तो ये ऑप्शन नंबर ए खिसियाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें आपको अलंकार पूछा है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है यमन में, सॉरी, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तद्गुण, रूपक, उल्लेख या फिर अतिशयोक्ति। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? इ, इक, ई या फिर आ। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिंग दो तरीके के हिंदी में बेसिकली, तो उससे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आ। ठीक है, अनुजा जो होता है वो स्त्रीवाचक शब्द होता है अनुज का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है जगदीश शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जगधन ईस, जगधन ईस, जगधन दीस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जगत धन ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है। याद रखिएगा ये तो के नीचे ये लगा होता है जिसमें, ठीक है, ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन करना है आपको। चोर, चंचू, चतुर्थी, चतुष्फद। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तत्सम इनमें से चोर नहीं है, बाकी चंचू, चतुर्थी और चतुष्पद सभी क्या है आपके तत्सम है। आप लोगों को पता होगा तद्भव और तत्सम, है ना। एक संस्कृत वाले जो मेनली शब्द होते हैं वो कौन से आपके होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तद्भव तत्सम भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यथाविधि, यथास्थान, यथाशक्ति इत्यादि उदाहरण है अव्ययीभाव समास के, तत्पुरुष समास के, बहुब्रीहि समास के या फिर द्वंद्व समास के। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था। अव्ययीभाव समास जो होता है उसमें क्या होता है, जनरली शब्द के आगे से उपसर्ग लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये अव्ययीभाव समास। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, समास का उल्टा क्या है। मैं ऑप्शन आपको देती हूँ, समास विग्रह, व्यास, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो देखिए यथा इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है क्या है, उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास के। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।